सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। मंजरी, आज हम लोग बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं और आज बहुत सारी हमारी सखियां आज व्रत भी हैं ना जी। चारों तरफ आज कजरी तीज है। हाँ और इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। उसी के साथ आज हम सफल महिला मैराथन धाविका लता भगवान कार्य के बारे में भी बताएंगे और एक हम झलकी भी लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो सबका आनंद लेंगी हमारी सखियां। और देखिए ना, कितने सारे त्योहार अभी निकले और बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। और कल भी आपने बहुत सारी बातें कही। अभी तो शुरुआत हुई है त्योहारों की, लेकिन जो झलकी है उसका शीर्षक है आखिर करें क्या। तो ये शीर्षक है और इसका पूरा मजा हमारी सखियां लेंगी। लेकिन आज जो व्रत है, वैसे तो लगता है कि व्रत करना बड़ा मुश्किल होता है और किस तरह से बहुत सारी हमारी सखियां जो है बिना जल पिए रहती हैं। अन्न तो दूर की बात, जल भी नहीं ग्रहण करती हैं। और वहीं उसके साथ साथ रात भर मतलब जागरण भी करती हैं, भजन करती हैं। फिर दूसरे दिन किस तरह से वो क्या क्या चीजें खाती हैं, वो सब चीज का एक तरीका है और अपने अपने ढंग से एक नियम भी बना लेती हैं और उसी के हिसाब से रहती हैं, है ना। बिल्कुल। और व्रत में तो क्या होता है, एक अंदर से उत्साह रहता है। एक दो दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर को भी साफ सुथरा रखा जाता है और खुद को भी तैयार किया जाता है। बिल्कुल। और आज के दिन का तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि देखिए चारों तरफ हरियाली तो फैली हुई है और वर्षा के फुहारे भी हैं। और ऐसे में जब ये कजरी तीज का उत्सव होता है तो उसकी रौनक तो देखते ही बनती है। लेकिन मंजरी, वहीं पर यहाँ जरूर बारिश हो रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहाँ के हम खासतौर से जैसे कि हम बताना चाहते हैं, ये हमारी सखियां तो जानती हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में खासतौर से ये त्योहार मनाया जाता है। वहाँ कहीं कहीं बहुत ज्यादा गर्मी भी है, तो मुश्किल हो जाता है ऐसे में व्रत रहना। लेकिन एक संकल्प है और कई वर्षों से हमारी सखियां रहती आ रही हैं, तो एक आस्था हो जाती है, तो एक शक्ति भी आ जाती है अंदर से। बिल्कुल रेणु जी। और ऐसा है क्या है कि सभी आजकल तो सब जगह सभी लोग रहते हैं, तो जो जहाँ पे रहता है वो वहाँ पर उसी तरीके से, यानी कि जो हमारी सखियां महाराष्ट्र में उनके लिए आसान है और जो उत्तर प्रदेश में उनके लिए मुश्किल है ना। जी बिल्कुल। और अगर कहीं उनको बाहर जाके, वैसे तो घर में ही पूजा होती तो आसान है, बारिश हो रही तो क्या हुआ, घर में कर लेंगे पूजा। लेकिन ये उत्सव होता बहुत अच्छा है, एकदम सब सखियां एकदम खिली सी रहती हैं, खूब सुंदर सी दिखती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है इस दिन। इसके कुछ और भी नाम है जी, है ना। हाँ बिल्कुल। और इसके नाम है, इसको कहते हैं बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। और सुहागिनी महिलाएं जो होती हैं वो कजरी तीज का व्रत रखती हैं। कजरी तीज जो है वो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। और कजरी तीज को आम बोलचाल की भाषा में रेणु जी इसको कजली तीज भी कहते हैं। जी हाँ। लेकिन हमारे गुजरात प्रांत और अगर हम महाराष्ट्र प्रांत की बात करें, इस प्रदेश की बात करें, तो फिर यहाँ पर ये जो भाद्र मास है ना वो नहीं लगता, क्योंकि अभी यहाँ सावन चल रहा है। और ये सावन जो है हमारे मतलब यानी कि जो हम भाद्र मास की बात मंजरी तुम कर रही हो, वो यहाँ पर अगर कहा जाएगा तो सावन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को ये मनाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा भेद है। पर तो सावन अभी चल रहा है चलेगा। तो और अगर ये त्योहार की बात चल रही है तो यहीं पर हम महाराष्ट्र में जो सुहागिनें होती हैं हल्दी कुमकुम करती हैं, एक दूसरे के घर जाती हैं। अगर अभी आजकल तो नहीं चल रहा, नहीं तो घर में एक छोटा सा आयोजन करती हैं और सुहागिनें जब आती हैं तो उनको हल्दी और कुमकुम यानी रोली लगाकर उनको मतलब कुछ उपहार के भी देती हैं। अरे जी, मैंने पहली बार बॉम्बे में ये चीज देखा था, हल्दी कुमकुम वाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब मैं किसी के घर गई तो वो चीज देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ ये भी कोई चीज होती है। हाँ, ये सब तरीका है कि हम अपने जीवन की या जो प्रतिदिन की जो एक रास्ता जो हो जाती है, निरस्ता तो नहीं कह सकते, हाँ एक रास्ता जो होती है उसमें कुछ जीवंतता लाने के लिए, कुछ नया करने के लिए एक नई ऊर्जा आ जाती है। कुछ करना है, चलो कुछ कर सोचते हैं, करते तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक मिलने जुलने का प्रयास है। और ये जो हम कजरी तीज की बात कर रहे हैं, इसमें माता पार्वती के ही स्वरूप के रूप में इसको रखा जाता है व्रत। और ये सोचते हैं कि भोलेनाथ जैसे बहुत साधारण से, सिंपल से और सरल हृदय हमारे पति हों, और अगर जो भी सुहागिनें हैं उनका ये सुहाग बना रहे, जैसे कि मेहंदी, महावर, सिंदूर, काजल, बिंदी, नेल पॉलिश
सब बहुत सारी जो सुहाग की चीजें हैं ना, और भी जो है बिल्कुल बहुत सारी है, जैसे कुमकुम, हल्दी, चूड़ी, और कोई नेल पेंट भी रख देता है, नेल पॉलिश भी रखता है, और बिछिया भी चढ़ाई जाती है, जितनी भी श्रृंगार की और सुहागिन की चीजें होती है। और मोतियों की माला भी मंगलसूत्र के स्वरूप में उन्हें चढ़ाई जाती है, चुनरी वगैरह है, फल है, मेवे हैं, सत्तू, फल, मिठाई वगैरह सब चीज रखी जाती है। हाँ, वो इसलिए कि जो जो चीजें हम खुद प्रयोग में लाते हैं, जो चीजें हमें पसंद होती हैं, वो त्योहार का यही मतलब होता है कि हम उसको बांटे भी। भगवान को चढ़ाने का मतलब है, जाहिर है कि भगवान नहीं इसको पहनते, न धारण करते हैं, न कहीं ले जाते हैं, यानी कि इसके माध्यम से, इनके माध्यम से, पूजा के माध्यम से हम इसको दे भी, सिर्फ और सिर्फ हम ग्रहण न करें, खुद न सजे सवरे, बाकी जो फिर जरूरत तक भी लोगों को पहुंचाएं तो अच्छा होगा। और रेणु जी, ये जो सामान चढ़ाया जाता है, इसको फिर अगले दिन वो लोग दान भी करते हैं, ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है। तो ऐसा विधि विधान है जो लोग अपनी तरह से करती हैं। और इसमें कुछ लोग तो निर्जला व्रत रखते हैं इसको, और जो नहीं रख पाती हैं महिलाएं, वो क्या करती हैं कि वो पानी और फल के द्वारा भी रह लेती हैं, या जो मतलब गर्भवती महिलाएं वो नहीं रख पाती, तो उनको थोड़ी सी छूट मिल जाती है कि आप फल से रख सकती हैं। ये तो हमारे हर तीज त्योहार में ये परंपरा है कि वृद्ध और जो रोगी है, किसी तरह से आप अशक्त हैं यानी कि बीमार हैं, और उसके साथ साथ बीमार तो नहीं कहेंगे, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो हमारी सखियां गर्भवती हैं, यानी कि जिनके घर में नन्हा शिशु आने वाला है, उनके लिए छूट है कि ताकि, क्योंकि एक जीव पल रहा है उनके पेट में, तो वो कुछ भी तो नहीं करती हैं, हाँ, लेकिन फल वगैरह जरूर ग्रहण कर लेती हैं, दूध ले लेती हैं, कुछ पौष्टिक चीजें ले लेती हैं, ताकि जो है उनके में शक्ति बनी रहे। तो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे हमने कहा, व्रत का मतलब होता है कि एक संकल्प लेना, ये व्रत करना कि आज हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ये एक संकल्प का दिन होता है, और वर्ष भर हम इसका इंतजार करते हैं। तो भाई कजली तीज की बात तो हो गई, लेकिन जो हमने रात्रि जागरण की बात की, उस समय खूब रात भर गाना बजाना होता है, ढोलक पर होते हैं, मंजीरा बजता है, उसकी अलग रौनक रहती है। चलिए, वो रौनक तो हम नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी एक गीत तो जरूर सुन सकते हैं जी। के छोड़े
गीत तो बहुत प्यारा। जी, अभी आप कुछ कहने वाली थी? नहीं नहीं, ये तो हम लोग बात कर ही रहे थे कि गाना बजाना होता है, और जो तीज हम मनाते हैं, कजली तीज, खास तौर से परिवार और पूरे पति पत्नी के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जाहिर है कि हर चीज में जब हम आनंद की बात करते हैं तो लंबी उम्र की बात तो करते ही हैं। बिल्कुल करते हैं। और जब उत्साह होता है, खुशियां होती, तो एक खुशी और होती है जो घर आंगन में किलकारी के रूप में गूंजती है। और हर माँ का सपना होता है रेणु जी कि वो एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। उसके लिए वो न जाने कितने प्यारे प्यारे सपने भी देखती है, लेकिन सारी जिम्मेदारी उस वक्त शुरू होती है जब नवजात जन्म लेता है, उसके लालन पालन की शुरू होती है। और प्रत्येक महिला को बहुत ख्याल रखना होता है वे अनुभवों के आधार पर, जो कि उन्हें अपने परिवार से मिले होते हैं, किसी भी रिश्ते से सुनकर मिला होता है, वो जो अनुभव उन्हें मिले होते हैं वो ध्यान रखती हैं। उसका भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। हाँ, यानी कि जब बच्चों के लालन पालन की बात होती है तो माँ के दूध की जरूर बात होती है, और ये सोचा जाता है कि बच्चे को किस तरह से स्तनपान कराएं, क्योंकि सन 1992 में पहली बार बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए इस जागरूक अभियान को चलाया गया। और लगभग ये बहुत बड़ी बात है कि 170 से भी अधिक देशों में ये सप्ताह मनाया जाता है। बिल्कुल, हम लोग हमेशा इसी की बात ही करते हैं कि हर जागरूकता जो है वो देश में बनी रहे, सब लोग घर घर में बनी रहे, सब लोग समझें इस चीज को। और माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही अनमोल, एकदम अमृत के समान होता है, क्योंकि नवजात शिशु सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर होता है। इसीलिए हर माँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि कितने अंतराल के बाद उसे दूध पिलाना है और किस तरह से पिलाना है ताकि बच्चे के लिए ज़्यादा ना हो जाए, या उसको पिलाने के बाद किस तरह से पीठ के मतलब अपने हाथ पे कंधे पर उसको सहारा देकर किस तरह से थपथपाना है ताकि उसको डकार जैसे कह सकते हैं, या उसका दूध अंदर चला जाए, गले में न रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर कुछ हमने पेट वगैरह तुरंत दबा दिया तो उसके बाहर निकल आए। तो इन सारी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। और बच्चा, जैसे अक्सर ये बड़ी मतलब दुविधा रहती है, बच्चा भूखा है कि नहीं पता नहीं चलता है। बच्चा जब भी भूखा होता है तो जाहिर है रोता है, तो उस वक्त माँ को समझ जाना चाहिए कि बच्चा भूखा है और उसको दूध पिलाना चाहिए। यही पहचान होती है उस समय बच्चे के लिए। और जब भी शिशु को दूध पिलाएं तो उसकी स्वच्छता का भी ख्याल रखें, क्योंकि स्तनपान उन सभी जरूरतों को पूरा करता है। माँ के दूध में जो पहली बार बच्चा पीता है, वो जो कहते हैं कि पीला सा गाढ़ा सा पदार्थ होता है, कोलेस्ट्रेम जो पाया जाता है उसमें, वो पौष्टिकता से परिपूर्ण आहार होता है, जिसे शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही कहा जाता है कि 1 घंटे के अंदर कम से कम उसको देना शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां थी बहुत दिनों तक, लेकिन अब वो सब दूर हो गई हैं, और उसकी पौष्टिकता और उसकी जो भी चीजें हैं, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जो क्षमता है, उस सब के बारे में सब जान चुके हैं। और वैसे भी कहते हैं कि माँ के दूध में प्रोटीन, वसा, कैलोरी, लैक्टोज, विटामिन और लौह, खनिज तत्व, पानी और जो भी चीज़ें मतलब ज़रूरत है शरीर में नवजात शिशु को, वो सब एंजाइम्स सब उसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं, और ये पचता बहुत आसानी से है। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए बच्चे जो है, शिशु जो है, वो संक्रमण से भी सुरक्षित रहता है जब स्तनपान कर रहा होता है। जी, और सामान्य रूप से शिशु को 6 माह तक अवश्य स्तनपान कराना चाहिए। 2 वर्ष तक यदि शिशु दूध पीता है तो उससे फायदा ही होगा, लेकिन इसके साथ थोड़ा पौष्टिक आहार भी देना शुरू कर देना चाहिए। जैसे लोग दलिया बना के देते हैं या दाल का पानी देते हैं, तो इस तरह के आहार भी बच्चों को दिए जा सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि केला वगैरह खूब उसको मुलायम करके पीस के जैसे कह सकते हैं, वैसे दे सकती हैं। और ये तो बहुत सारी और भी चीजें हैं। स्तनपान कराने के से जो होता है, वो प्रसव के बाद जो बहुत सारी शारीरिक समस्याएं होती हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो मेडिकल संबंधी जो भी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उनसे भी सिर्फ बच्चे को नहीं लाभ होता है, बल्कि माता को भी स्वास्थ्य लाभ रहता है। और इस प्रक्रिया में जो एक हार्मोन्स भी जारी होता है, इससे गर्भाशय के सामान्य स्थिति में आने में मदद मिलती है। इसलिए बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि अक्सर माताएं सोचती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दिक्कत हो जाए, वो दिक्कत आ जाए। तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर इसके महत्व को समझते हुए इस बात पर ख्याल रखना चाहिए। और रेणु जी, जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उन्हें अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसे आहार लेने चाहिए
जिससे उन्हें सभी पोषक तत्व मिल सके, जैसे दूध, दही हुआ, अंकुरित चने, मेवे, हरी सब्जी, फल और ताजी सब्जी वगैरह ही खाने चाहिए। ताज़ा भोजन ही करना चाहिए उन्हें। और बहुत सी जो तीखे, चटपटे, खट्टे पदार्थ होते हैं या ऑयली तैलीय भोजन जिसे कहा जाता है, उन सब से बचना चाहिए, जिससे क्या होता है कि शिशु को भी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। हाँ, यानी कि माता पिता, अरे माँ जो भी मतलब भोजन करती है उसका पूरा असर उसके दूध में आता है और बच्चा भी प्रभावित होता है। तो वैसे भी कहते हैं कि बहुत खट्टी चीज ना लें या कुछ ऐसा ना लें जैसे वायु बनती हो। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का खान पान रखें ताकि पर्याप्त मात्रा में दूध हो सके और बच्चे का पेट भर सके। और जिस बोतल से बच्चा दूध पीता है उसे उबालना चाहिए अच्छे से, उसे अच्छे से साफ करें। और बोतल का बचा हुआ दूध अक्सर देखते हैं कि महिलाएं बच्चों को वापस दे देती, तो ये गलती कभी नहीं करें भाई। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि स्तनपान सप्ताह चल रहा है तो बिल्कुल बोतल की बात ही ना करें और स्तनपान ही कराएं, क्योंकि ये अमृत है बिल्कुल बच्चे के लिए। और माँ को भी स्तनपान कराने से जब इतने लाभ हैं तो क्यों ना हम इस बात का ख्याल रखें। और हमारी जब सखियां हैं इस बात को जरूर समझेंगी। और जब वैसे भी कहते हैं कि खास तौर से स्तनपान कराते समय उनका मानसिक जो है ना स्थिति वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जिस समय आप स्तनपान करा रही हैं आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक असर है वो भी पड़ता है। और जो हार्मोन्स की बात हम कर रहे हैं उसके स्त्राव में भी बहुत लाभ मिलता है और बच्चे को भी बड़ा मानसिक सुकून मिलता है। ऐसा आप ना सोचे कि अब हमने अरे दूध चढ़ा के आए हैं, इधर फटाफट 2 मिनट में दूध पिला दिया बच्चे को और भागना है हमको, उससे बच्चे को प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये मन में अपनी हड़बड़ी न रखें। जब भी दूध पिलाना हो तो बहुत सुकून से, इत्मीनान से बैठकर पिलाएं, क्योंकि आप सच में उसको अमृत दे रही हैं, उसके आप कहना चाहिए कि उसको जीवन दे रही हैं। ऐसे में एक और भी गुजारिश हम करेंगे अपने सखियों के परिवार वालों से खास तौर से कि जब बच्चा दूध पी रहा है तो माँ को भी इस तरह से आप उन्हें पूरा सुकून दें कि वो सुकून से बैठ सकें। ये नहीं कि अब देखा तो अच्छा तुम जब देखो तो बच्चे को दूध ही पिला रही हो, इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है, इस बात का ख्याल रखें। परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। और हमें ध्यान रखना है कि हम एक गीत सुनते हैं। हाँ।
भाई ये तो कोयल की बोली का कमाल है और किस तरह से दुनिया डोलती है। लेकिन आज हम कार्यक्रम में अगर समय रहा तो ये भी बताएंगे कि नजर के क्या कमाल है, जी। है ना। और अभी तो हम वैसे झलकी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें सखियों को कि आज हम मैराथन धाविका लता भगवान कार्य के बारे में भी बताएंगे विस्तार से कि किस तरह से वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और किस तरह से क्या क्या उन्होंने हासिल किया और किस तरह से हासिल किया। तो वो सब हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब गीतों से मनोरंजन होता है वहीं हमारे से नाटिकाओं से भी होता है ना, तो सुनवाते हैं आखिर क्या करें। आज सुनवाने जा रहे हैं उर्मिला मिश्रा का लिखा प्रहसन आखिर करें क्या। इतनी सड़ी गर्मी के बाद ये सुहाना मौसम, अरे सुहाना ये मौसम। अरे सुनो, अरे इतनी बढ़िया मौसम में कुछ गर्मा गर्म पकौड़ी की खुशबू घर में होती तो मजा आ जाता। सुनो, अरे तुम किस सोच में डूबी बैठी हो? अपनी अपनी किस्मत है, तुम मौसम का आनंद ले रहे हो और मैं क्या इन बिलों का। क्या पूरी आधी बोरी सीमेंट से घर भर के बिल बंद करवाए तो भी ये चूहे? अब ये चूहेदानी के बगैर तुम भी बस अपने ही किस्म के नमूने हो। क्या कह रही हो? कहती हूँ खेत की और समझते हो खलिहान की। अरे ये चूहे के बिल नहीं है, तो ये दूसरे जानलेवा बिल है ये। आप दौरे पर थे ना, तब ये सब देखो। अरे तब कौन सा खर्च कर डाला तुमने? अरे जिसके ये सारे पिछले बिल हैं, पिछले? जो तभी आए थे जब तुम बाहर थे। लो 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 लो, देखो फिर बताना मौसम कैसा है। मैं चली जरा कुछ काम वाम कर लूं। ओह, ये डॉक्टर का बिल, राशन का बिल, बिजली का बिल और ये टेलीफोन का। माय गॉड! सुनो सुनो, अरे क्या हो गया? बताओ, ये टेलीफोन का बिल इतना भारी भरकम तुम देख रही हो ना, 555 पे, जानती हो ये सब तुम्हारी करम। हाँ हाँ, मेरी? अरे मैं तो कभी भूले भटके करती हूँ फोन। हाँ, भूले भटके करती हूँ, लेकिन अपनी प्यारी दुलारी लाडली से चहेती सहेलियों से भी तो करवाती हो। हाँ, वो बेचारी, अरे कोई जरूरी काम होता है तब आती हैं, कैसे मना करूं उन्हें। अब तुम्हें क्या पता, इसी वजह से तो कितना मारती है मुझको। अरे बुद्धू मती, वे तुम्हें मानती नहीं, मानने का दिखावा करके अपना मतलब काटती ये क्या कह रहे हो? अभी तो तुम्हारे मुफ्त के फोन से वो अपनी सहेलियों से स्वेटर के नमूने पूछती हैं और नमूने बताती हैं। क्या सर? और तुक बंदी भी सुनाती है और बताती हैं अपने ब्याह के पहले कॉलेज के दोस्तों के किस्से। बस हाँ। बिल बढ़ती हैं हमारे सिर पे। यही नहीं, पकवानों की विधियां बताते हुए भी मैंने सुना है। अच्छा बस अब रहने भी दो। हाँ, क्यों रहने दूं भला? क्यों रहने दूं? मैंने अपने कानों से सुना है, 1000 बार सुना है, और तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मना करना सीखो, संकोच छोड़ो, भुगतो। क्या कहने। और जब तुम्हारे दोस्त आकर घंटों यस सर, जी सर, नो सर की रट हमारे फोन पे लगाते रहते, तब नहीं कुछ सोचता है तुमको? अरे देखो ना, कौन है? अरे बाप रे, मर गए। आ गई तुम्हारी कंटिन्यूअस टॉकिंग मशीन। क्या वॉशिंग मशीन? अभी कल ही तो तुमने ऑर्डर दिया था ना। वॉशिंग मशीन नहीं, हाँ? तुम्हारी कंटिन्यूअस टॉकिंग मशीन। लगता है दिमाग के साथ कानों में भी मैल जम गया है तुम्हारी वॉशिंग मशीन। वही लगातार बोलने वाली तुम्हारी सहेली आंटी। मैं चला, और सुनो, जानती हो क्या? उसके बेटे की शादी है ना। हाँ। कौन जाने रिश्तेदारों को टेलीफोन से खबर देने के लिए। अरे तो उनसे कह दो ना कि मैं मर गई। नहीं, तुम इतनी जल्दी मत जाओ प्लीज, इतनी जल्दी। अरे मेरा मतलब है कि माँ के घर गई हूँ। ठीक, कह दूंगा। क्यों? मैं नहीं कहूँगा। अभी कल शाम को उसने तुम्हें दिखा है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, बने रहो सत्यवादी हरिश्चंद्र। अरे घर गृहस्थी में तो झूठ बोलना ही पड़ता है ना। अरे भाई, उफ़ो, जाना ही पड़ेगा। अरे
आप सवेरे सवेरे खैरियत तो है ना? खैरियत? बस वही मत पूछो। अरे बेटे की शादी भी एक बवाल है। वैसे वक्त पर तुम ही अपने काम आती हो, तभी तो तुम्हारा नाम मैंने संकट मोचनी, कष्ट निवारणी और सुविधादायिनी रखा है। आंटी आप तो कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ, यही ना? सच कहा तुमने, बड़ी मुसीबत है। ज्यादा बोलती हूँ तो लोग ऊँघने लगते हैं, कम बोलती हूँ तो अपने जबड़े में दर्द होने लगता है। लेकिन सुबह सुबह आने की वजह क्या? यही कि माथुर के घर गई थी। अच्छा अच्छा। शहर में तमाम रिश्तेदारों को फोन तो करने ही है। सोचा थोड़े फोन उनके घर से हो जाए, बाकी तुम्हारे यहाँ से। वहाँ से फोन हो गए आपके? अरे कहाँ हुए, कोरा बहाना बना दिया, कह दिया फोन खराब है। वो आंटी फोन तो अपना भी खराब है, यही ना? लगता है माथुर की बीवी का असर तुम्हें भी। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं। फोन तो दरअसल कल शाम से ही। तो फिर यही समझो, जहाँ जाए रूखा, अरे वहाँ पड़े सूखा। अरे आप तो इतनी मायूस होने लगी, अभी शायद ठीक ही हो जाए। क्यों न हो मायूस? लगता है आजकल लोग पड़ोसी धर्म निभाना भी भूल गए। जी मैं तुम्हें नहीं कहती, अरे तुम्हारी बात तो दूसरी है, लेकिन वो माथुर की बीवी है ना, वो तो सरासर झूठ बोल गई सवेरे सवेरे। अरे ऐसा मत सोचिए आंटी। वो क्यों न सोचूं? उसका चेहरा बता रहा था। यहाँ तो खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देकर। अब आंटी मैं क्या कह सकती हूँ? अरे कह नहीं सकती, पर समझ तो सकती हो। अभी 4 दिन बीते हैं, रात को चक्रवर्ती बीमार हुए तो हमारा राजू ही बुलाया था डॉक्टर को। हाँ, अच्छा। और आज फोन खराब है। वो बात यह है कि उनके और हमारे फोन की लाइन एक ही है आंटी। तुम उनकी तरफदारी तो करो मत। तुमसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे दुनिया का। मेरे मायके में भी फोन है। अच्छा अच्छा। लेकिन भैया भी मेरे किसी से कम नहीं है। वे भी मक्कारों की दुनिया में रहते रहते वैसे ही हो गए। यानी मक्कारों यानी क्या? अपनी मर्जी होगी तो फोन बोलता रहेगा। कोई पड़ोसी आ गया फोन करने तो जाने कौन सी जादूगरी कर देते हैं कि फोन का बोलना बंद। लगता है तुम लोग भी। अरे नहीं आंटी, ऐसा आपने कैसे सोच लिया? मैंने तो अपने भैया को भी फटकारा, समझाया कि भैया फोन कोई करने आता है तो कर लेने दिया करो। अरे वो भी तो एक तरह की मदद ही है ना। हाँ जी है, वो तो इसीलिए मैं तो हर जगह अपना पर्स लेकर जाती हूँ कि भाई कोई चाहे तो फोन का पैसा ले ले। बोलो, तुमसे भी कितनी बार कहा मैंने, मगर लिया तुमने? अरे नहीं लिया ना, आखिर पड़ोसी होने के नाते ही तो नहीं लिया। बोलो, गलत कहा मैंने? अरे छोड़िए आंटी, आपस में पड़ोस में तो ये ऐसे ही चलता है। ऐसी बातों से अपनेपन में कमी आ जाती है। बोलो, आती है कि नहीं? हाँ जी हाँ, सही कहती हैं आप, कमी तो आती ही है। भाई मैंने तो सोच रखा है, जब भी अपने घर फोन लगवाऊंगी लोगों को न्योता दूंगी कि आओ मेरे घर से फोन कर लो। अरे जहाँ 100-200 अपने जाएंगे, 10-20 दूसरों के भी। बहुत ऊंचा ख्याल है आंटी, बहुत ऊंचा ख्याल है। देखो तो जरा, फोन ठीक हो गया क्या? हाँ। कहाँ आंटी, देखे ना जैसे कि तैसे सो रहा है अभी तक गहरी नींद में। लगता है मेरे रहते जागेगा भी नहीं। चलो थोड़ी देर और बैठ लेती हूँ। जी हाँ जी हाँ। तुम्हारे काम का वक्त है और आदम की मैं सवेरे। अरे तो क्या हुआ, आपका ही तो घर है। अरे अब कौन आ गया? एक मिनट आंटी जी, मैं अभी आई। ठीक है। अरे चक्रवर्ती दादा, आप इस वक्त? ओ, कुछ जरूरी फोन करना है। अपना तो खराब है ना, तो सोचा आप अरे दादा, फोन तो हमारा भी खराब है और वो आंटी जी भी कब से बैठी हैं। हमारा घर से आकर यहाँ बैठ गई है शायद। साच, ये आंटी भी गला पड़ा मुसीबत है। लगता है बेटी की शादी के सिलसिले में ना 10-12 फोन करना है उन्हें। हम तो खूब बच गए। अरे मगर विश्वास नहीं कर रही है ना। अच्छा? कहती है फोन खराब नहीं है, हम दोनों की मिली भगत है। हमें पड़ोसी धर्म सिखा रही है 2 घंटे से। सारे काम रुके पड़े हैं घर के। और मिश्रा जी? अरे वो आज छुट्टी पर चल रहे हैं, सो रहे हैं आराम से। आइए ना, आइए अंदर आइए दादा। अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्कार आंटी जी, आपका सारा का सारा फोन हो गया ना? क्यों जले पे नमक छिड़कते हो? एक तो ऐसे ही मन खराब है, इस पर जाने कौन घड़ी घर से निकली थी आज तुम्हारे घर के लिए सवेरे सवेरे। अब तो किसी पीसीओ से ही। अरे थोड़ी देर और देख लेती आंटी, शायद ठीक हो ही जाए। अरे नहीं, अब चलूं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अच्छा आंटी नमस्ते। नमस्ते। हे भगवान, गई तो
ओहे भगवान, टल गई यहाँ से ये बला। मैं तो लेटे लेटे थक गया। अरे दादा नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी। ये हम लोगों को आंटी हम दोनों से नाराज हो गई है आज। लेकिन ये तय है ना कि जान खा गई हमारी। बड़ी शुभ घड़ी हम दोनों के फोन करा हुए। नहीं तो ना जाने कितने की चपत बैठती हम दोनों पर। और क्या, इन मुफ्तखोर लोगों को ना कोई शर्म वरम नहीं होता ना। अरे भाई सुनो, अरे भाई दादा को चाय वाय तो पिलाओ। आज तो दादा सुबह से नाश्ता तक खोलो क्या। अरे सुनो तो, फोन तो ठीक हो गया। तो अब तो हमारा भी ठीक हो गया होगा। भाई दादा बड़े मौके से ठीक हुआ। अच्छा भाई, हम जाता है। अरे दादा इतनी जल्दी क्या है भाई, चाय वाय पीकर जाइए। अरे नहीं, कहीं फिर खराब हो गया तो क्या होगा बोलो, हमको भी कुछ फोन करना है भाई। अरे दादा तैयार चाय छोड़कर ऐसे मत जाइए। अब जब फोन ठीक हो गया तो ठीक ही रहेगा। अच्छा तो फिर 10 मिनट और पूछता है हम। अच्छा ठीक है। ओ बेचारी आंटी। पर हम भाई हम क्या करें बोलिए ना, कहाँ तक करेगा परोपकार। एक हाथ फोन का बात हो तो ठीक है, सह लेगा, पर 10-20 तो फोन तो करता ही नहीं। अरे यही तो बात है दादा, बड़ी है, अब कौन रोके उन्हें। वैसा भी अकेले वही तो नहीं है ना, कितना लोग और भी आता रहता है फोन करने। अब आज जब 50-60 ठुकेंगे ना तब पता चलेगा उनको। हाँ तो बात तो है। दादा अरे आंटी आप। अरे मैं तो सारे फोन कराई। मैं तो ये बताने आई थी कि अपना फोन देख लो ठीक हो गया। आपको कैसे पता, आप तो पीसी हो गई थी ना। अरे कहाँ, मैं क्यों पीसी हो जाने लगी। अरे फोन वालों के मोहल्ले में रहती हूँ, इतना भी फायदा न उठाया तो लानत है मुझे। अरे तो क्या आपको अभी फोन करने बाकी है। अरे मैंने सारे फोन कर लिए। अरे भैया चक्रवर्ती, तुम्हारे घर के सामने से गुजरी तो तुम्हारी काम वाली ने बताया। क्या बोला? यही कि तुम्हारा फोन ठीक हो गया है। और मैंने वहाँ जाकर सारे फोन कर लिए। बाबा रे। तो आप सारे फोन उनके घर से कराई? और क्या, अब भी बाकी रखूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। गई लेकिन बड़ी चपत लगा के गई। तो ये था प्रहसन आखिर करें क्या। लेखिका उर्मिला मिश्रा, निर्देशिका थी चंद्र प्रभा भटनागर। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी। नहीं होगा होगा कैसे, मानो तुम अगर मेरा कहना। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा।
कागज पे दिल के, चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। और काफ़ी अब सब कुछ बदल चुका है। वहीं हमारे कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि सखी सहेली ऐसा लगता है जैसे घर की दो महिलाएं आंगन में मटर छीलते हुए बतिया रही हैं। भाई आजकल तो मटर का मौसम नहीं है, हो सकता है हम स्वेटर बुन रहे हो, ये भी हो सकता है। और फिलहाल तो हम लोग बातें कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बात तो करना ही है, लेकिन साथ में मटर भी छीली जाती है बात करते हुए ना। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जब प्रसारण हुआ तब से सुन रहे हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ सा। विविध भारती के इस प्रोग्राम से गीतों के साथ ज्ञान शिक्षा की बात होती है, जैसे कोई घर में बड़े बुजुर्ग समझाते हो वैसे आप सभी बताती हैं। भाई ये बड़े तो तुमको बोला, बुजुर्ग हमें बोल दिया। मंजरी ये कोई बात नहीं, हम स्वीकार कर लेते हैं उनका। अब तो करना पड़ेगा, उन्होंने लिखकर भेज दिया, ये चिट्ठी आ चुकी है। और उनको धन्यवाद दे देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हमारे कुछ साथी लिखकर भेज रहे हैं कि जब तक चांद सूरज रहे विविध भारती तेरा नाम रहे। ये शुभकामना जो आपने कही है वो वाकई सर आंखों पर, और बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बात होती है कि हम अकेले चलें और सब कुछ करें, साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि उन पर हर जगह चर्चा होती है। और चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है, बल्कि करने से हमें भी बहुत लाभ मिलता है, प्रेरणा मिलती है उनके उस हौसले से। और जब अपने ऊपर रेणु जी भरोसा होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मैराथन धाविका लता भगवान कारे की। जी, और ऐसी ही जो बारामती महाराष्ट्र निवासी महिला है लता भगवान कारे, जिन्होंने अपने कदमों से किस्मत को मात दे दी। वे खेतों में मजदूर के तौर पर काम करती और वहीं उनके पति सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में लगे हुए थे। एक बार दिल की बीमारी के कारण उनकी तबीयत जो थी वो खराब होने लग गई। तो लता जी ने सोचा कि उनके पास तो इतने पैसे है नहीं कि वो कैसे उनका उपचार कराएं, कि चिंता तो हो ही जाती है जब पति बीमार होता है, तो हर महिला को चिंता हो जाती है। तो ऐसी ही चिंता उन्हें हो गई थी। और जाहिर है कि उनके पास इतने पैसे जब नहीं थे तो उन्होंने सोचा क्या करें, लेकिन फिर तब उन्हें कहीं से पता चला कि बारामती गांव में मैराथन होने वाली है और जीतने वाले को इनाम में कुछ रकम मिलेगी। तो उन्हें लगा कि पति के इलाज के लिए ये रकम जो है उन्हें काम आ जाएगी। बस वहीं से उन्हें प्रेरणा मिल गई। और क्योंकि उन्होंने उनको बता दिया था कि जो भी ट्रीटमेंट होगा इसके लिए उसके लिए अच्छी खासी फीस लगेगी। बिल्कुल। तो ये उनके पास एक अच्छा ऑप्शन था, मिल गया था उन्हें। और गांव वालों ने कहा भी कि मतलब जो और बच्चे थे, जो सब लोग थे, उन्होंने कहा कि दादी तुम बहुत चलती हो, क्यों नहीं कि तुम इसमें हिस्सा ले लेती हो, इस मैराथन में। तो जब गाँव वालों ने उन्हें हौसला बढ़ाया तो उनको लगा हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उन्होंने इस मैराथन प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी सोच को जो बहुत ही मजबूत कर लिया, दृढ़ संकल्प से वो आगे बढ़ी। जब कभी इस तरीके का कोई काम न किया हो और वहीं जब आपकी घर की परिस्थिति ऐसी हो, यानी कि वो शौक से नहीं उसमें गई बल्कि उन्हें ज़रूरत थी, उनकी बाध्यता थी इसलिए गई। और जाहिर है कि वो कभी जूते नहीं पहन सकती थी, उन्होंने कभी पहना नहीं, हमेशा चप्पल पहना करती थी। तो जाहिर है कि उन्हें बहुत दिक्कत थी चप्पल पहन के दौड़ना। और उसके बाद बहुत उन्होंने प्रयास किया, लगातार वो दौड़ती रहीं
और फिर ऐसे में लता कारे जी ने 2014 में 3 किलोमीटर के मैराथन में हिस्सा लिया और वो जीत भी गई। बिल्कुल। और जब वो इस दौड़ में भाग ले रही थी तो सारे जो उनके प्रतिस्पर्धा जो कर रहे थे साथी, उनको वो छोड़ते हुए आगे निकल गई और जब वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच रही थी तो लोग तालियां बजाने लग रहे थे, तो उनको लगा कि अब मैं जीतने वाली हूं, तो ये भी उनके अंदर और उत्साह भर गया उस जाहिर है, क्योंकि एक पीछे में ये भी सपना था उनके कि उनको इनाम में धनराशि मिलेगी और वो पति का इलाज करवा सकेंगी। उनकी उम्र, शौक और पहनावा सबसे अलग था, क्योंकि उनके अंदर जज्बा, उम्मीद और मेहनत तीनों का संगम था। हौसला जो उनका बढ़ा रहा था, वहीं उन्होंने शॉर्ट्स, आधुनिक ट्रैक सूट ये सब पहनकर, जूते पहनकर लोग दौड़ रहे थे, वहीं ये बिल्कुल अनोखी दिख रही थी, क्योंकि इनके जो बाकी जो पेशेवर धावक होते हैं, सखियां जानती ही हैं कि किस तरह से वो अपने साथ किस अच्छी अच्छी चीजें पहनते हैं, लेकिन वहीं लता जी के पैरों में चप्पल नहीं थी और नौवारी साड़ी उन्होंने पहनी थी, ये खास बात है। और धीरे धीरे मैराथन के जो आयोजन होते थे उनमें उनकी ख्याति फैल गई जब वो जीत गई और एक जाना पहचाना चेहरा बन गई वो। शुरू में जैसा कि अभी आपने बताया कि वो नौवारी साड़ी पहन के दौड़ती थी और जूता तो वो पहनती ही नहीं थी और लोग बहुत आश्चर्य में हो जाते थे कि नंगे पैर नौवारी साड़ी में दौड़ रही है। तो एक व्यावसायिक रूप से जो बहुत प्रोफेशनल तरीके से लोग दौड़ते हैं, उनसे बिल्कुल अलग थलग दिखने वाली जब भगवान, जो हमारी लता भगवान कारे जी हैं, उन्होंने जब इसमें हिस्सा लिया तो जाहिर है कि सभी की आंखें खुल गईं और उन्हें लगा कि अरे ऐसा भी कुछ हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ लता जी को अपने कदमों पर भरोसा था और वो जो आत्मविश्वास था, इस बल पर वो आगे बढ़ती गई और जनपद में जो भी आयोजित होती थी मैराथन, उसमें वो सीनियर सिटीजन श्रेणी में उन्होंने कई बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। और रेणु जी, इस तरह की जब हम कहानी किसे सुनते हैं, सत्य कथा जिसे कहते हैं, सच्ची बात सुनते हैं, तो हम सभी को प्रेरणा मिलती है, मिसाल एक वो हमारे लिए बन जाती हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि अपने उम्र को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये बात तो है। और हमेशा उत्साह और ताजगी से भरे रहना चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की जो एक लौ होती है उसको हमेशा जलाकर रखना चाहिए। जाहिर है, जब सीखने की ललक होगी आप में तो आप कुछ ना कुछ, आपका सिर्फ शरीर नहीं, मन भी क्रियाशील रहेगा और कुछ कुछ आप नया नया सोचती रहेंगी कि अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करना है, या हम करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम कुछ और अध्ययन करेंगे, शोध करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके लिए बहुत सारे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारा, या नहीं तो पुस्तकें पढ़ेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं। और अब जो जानकारी की जहाँ तक बात है वो हमारे हाथ में है, बहुत आसानी से किसी भी विषय के बारे में, किसी व्यवसाय के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो ज़रूरत है कि आप अपने मन में कुछ इच्छा रखिए और सोचिए कि उसको पूरा करना है, तो फिर आप प्रयास करेंगी। और फिर अपनी आसपास में जो सखियां हैं ढेर सारी, जिनके बारे में हम लोगों ने कल इतनी चर्चा की कि सखियां किस तरह से काम आती हैं, सखियां किस दिन काम आएंगी, उनसे थोड़ी बातें करें और बताएं कि हम ये करना चाहते हैं। और आजकल देखिए रेणु मैम, सब कुछ ना कुछ कर ही रही है सखियां, टाइम निकाल के अपना कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई गाने सीख रहा है, कोई कैसे बजा रहा है, तो इस तरह से एक माहौल अच्छा क्रिएट हुआ है। सब लोग आपस में अपनी हॉबीज को जो है, शौक है, उनको निकाल के वापस कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से जब शौक की बात आ रही है और जब बराबर कह रही हैं कि मंजरी की गाना लोग गा रही हैं, तो हम अभी गा तो नहीं सकते लेकिन सुना सकते हैं ना। जी बिल्कुल। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के
खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। भाई ये जो आंखों की शरारत है, महके हुए से राज हैं, वहीं आंखें किस किस तरह से कमाल करती हैं ये भी बात है। वहीं कहीं आंखें पनीली होती हैं तो वह कहीं बड़ी राजदार आंखें होती हैं, और कहीं आंखें तो बहुत कुछ बोलती हैं। और इसके बारे में पहले तो हम और जो कमाल है वो तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले 4 लाइन हम बताना चाहते हैं। वैसे बहुत ज्यादा हमारी सखियों ने सुना होगा, नजर ऊंची हुई तो दुआ बन गई, नजर ऊंची हुई तो दुआ बन गई, नीची की तो हया बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, झुककर उठी तो खता बन गई, क्या बात, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, और नजर फेर ली तो कजा बन गई। क्या तो बात भाई ये तो नजरों का खेल है जी। और नज़र पर बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, शेर शायरी खूब होती है, और वाकई में नज़र से ही हम एक दूसरे को देखते हैं, समझ जाते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है और कितनी मोहब्बत रखता है। ये भी तो होता है ना, वो ज्यादा पता चलता है, और जो सोच रहा है वो तो पता नहीं चलता, लेकिन हम अपने मन से सोच लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। हाँ, और अगर कहीं बुरा सोचना है तब तो बड़ी तेजी से हमारे ख्याल जो है ना उड़ने लगते हैं। तो खैर हम बात कर रहे हैं नजर की, चलिए ख्यालात पे बाद में जाते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह कहा जाता है ना कि जब हम महिलाओं की बात आती है तो हम लोग को कहीं भी जाते हैं या अपनी सखी से मिल रहे हैं तो उसकी अगर कोई भी चीज हमें पसंद आ गई, हमारी नजरों में वो चढ़ गई, तो फिर हमें लगता है जब भी हम बाजार जाएं तो हम वहां पर उस तरीके की चीजें, उसके आसपास की चीजें जरूर खरीद के लाएं। ये नजर का कमाल है कि किस तरह से हमारी नजरों में वो चीज चढ़ती। तो उससे पहले तो नजर देखती है, फिर उसको किस तरह से अपने मन में बसाती है कि अरे वाह ये अच्छी है, और हम पसंद नापसंद करते हैं, और उसके बाद उसको अपने घर में अपने पास देखना चाहते हैं ना। बिल्कुल। और इसी चक्कर में जब हम बाजार जाते हैं तो झुमके खरीदते हैं, चूड़ियां भी है, और क्या कहते हैं अंगूठियां भी जो खरीदते हैं, और बहुत सारी चीजें, साड़ी वगैरह है, हम सूट वगैरह भी खरीदते हैं। तो उनके जो रंग होते हैं, डिजाइन होती है, तो लगभग सोचते हैं कि ऐसी ही आसपास की कुछ चीजें हम खरीदें। उस समय चाहे वो दाम उसके थोड़े से बढ़े हुए हो या कम हो, इस पर हम ध्यान नहीं देते। अगर थोड़ा 1-2 रुपए ज्यादा भी देना पड़ता है तो हम देकर उसको लेने की सोच लेते हैं। यानी कि सारा कसूर जो है वो नजरों का है, किस तरह से हमने नजर देखा, तो नजरों को ही देंगे नजर ने देखा, और किस तरह से सारा जो बोझ है वो हमारे बटुए पर आ गया। वैसे ही नजर की जब बात आती है तो हम कहते हैं ना कि नजरें मिलाकर लड़ना, जब बहुत बहुत हिम्मतदार कोई होता है तो कहते हैं वो किस तरह से नजरें मिलाकर बात कर रहा है। वही कहते हैं कि जब आप हिम्मत, कभी कभी बच्चों से कहते हैं नहीं नजर मिलाकर बात करा करो, यानी कि एक हिम्मत रखो, एक आत्मविश्वास रखो कि हम नजर मिलाकर बात करें। अक्सर कहते हैं जो नजर झुकाकर बात करता है वो
उसके दिल में कहीं ना कहीं चोर होता है। इसीलिए आप सही कह रही थी कि नजरें मिलाकर ही जब कहीं भी इंटरव्यू में भी जाए तो आप सामने वाले को बराबर देखें कि आप इतना अच्छा गेस करना सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब भी आपसे क्या पूछना चाहता है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नजर ही सारी चीजें करती है। क्योंकि आप जब देखते हैं पूरी तरह से नजरों से ठीक से, और जैसे कि साक्षात्कार की बात करें, किसी परीक्षा में गए हुए हैं तो जाहिर है कि एक तारतम्य बन जाता है। आप जब नजरें मिलाकर बात करते हैं तो जाहिर है कि आपको लगता है कि हाँ हम जुड़ गए हैं एक तरीके से। तो इस तरह से होता है। और नजरों के जो भाव होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे नजर चुराते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि इनके मन के अंदर भाव क्या है और सामने क्या दिखा रहे हैं, ये भी होता है। तो बिल्कुल स्टडी मतलब कहते हैं उसको ऑब्जर्व करना या समझना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी नहीं देख पाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें नजरों का दोष कहिए या खुद की समझदारी का दोष कहिए, लेकिन अभ्यास से सब कुछ आ जाता है। फिर भी बार बार कहते हैं कि बहुत सारे इस पे कहावत भी है, बहुत सारे मुहावरे हैं। कहते हैं कि आप अक्सर लोग कहते हैं कि सारी सवारी करो, नजर की सवारी ना करो। यानी कि आप जो जितने भी है वाहन उन पर तो आप चढ़ें, लेकिन किसी की नज़र में नहीं चढ़ना चाहिए। नज़र में चढ़ने का मतलब है जैसे कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल रही हैं या बहुत ज़्यादा सज संवर के चल रही हैं, जैसे कहते हैं नज़र लग जाती है। तो इस तरह से कहते हैं कि नज़र की सवारी न चढ़ो, यानी कि कहीं ना कहीं ये है कि कहीं अति ना हो जाए। आप कहीं इतना ज्यादा तो नहीं अपने आप को दिखा रही हैं कि आप बड़ी काबिल हैं या बहुत खूबसूरत है, किसी भी चीज में आप इतना ज्यादा तो नहीं दिखा रही हैं कि लग रहा है कि सबकी नजर में चढ़ गए, अरे ये वही है, यही वही है, और वो चीजें तो करनी भी। हाँ, वो आपने बिल्कुल सही कहा, इन चीजों से बचना बहुत जरूरी होता है। और खासकर हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे सामने वाले से बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा चाल चलन जो हम उठते बैठते हैं, वो सामने वाले की नजरों में पहले आता है। बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो पहला प्रभाव पड़ता है वही आपका अंतिम प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इस बात का ख्याल रखें। और वहीं पर एक बात और है कि आपके जो नजर का पानी भी कहते हैं ना, आंखों का पानी मर जाना, तो आंखों के पानी की भी जब बात आती है, यानी कि आप में इतनी शालीनता, इतनी सभ्यता और इतनी एक वो होना चाहिए भाव कि आप में थोड़ा सा तो मुरव्वत जिसको कहते हैं कि वो होना चाहिए। सब कुछ आप बहुत क्रूएल हो जाए, बहुत क्रूर हो जाए, लेकिन फिर भी आंखों का पानी नहीं खत्म होना चाहिए। बड़े का सम्मान करना, एक जो व्यवहारिकता होती है, वो सारी चीजें अगर आप संभाल कर चलती हैं तो कहते हैं कि हाँ भाई इसकी आंखों में पानी है। और बच्चों को तो यही सिखाया जाता है। मुझे याद है कि हमारे माता पिता भी यही सिखाते थे कि जब हम आंख से देखें तुम्हें और हमने आंख को थोड़ा सा टाइट किया, तनाव दिया अपनी आंखों में, तो समझ जाना कि तुम कुछ गलत कर रहे हो और हम नाराज हो रहे हैं तुम्हारी यानी कि घूरना जिसको कहते हैं। और उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से घूरा, और वहीं जब ज्यादा बात बढ़ जाती तो कहते हैं तरेर रहे थे वो आंखों से। तो भाई इस तरीके की जो घूरती हुई आंखें होती हैं उनसे संभल जाना चाहिए। अपने परिवार के जो लोग हैं तो उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो बहुत सारी और भी बातें हैं नजरों से जुड़ी हुई, लेकिन कभी करेंगे हम लोग, है ना? हाँ जरूर। तो अभी सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। जाने क्या बात
भाई हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि लता भगवान कार्य के बारे में जो बातें आपने बताई दिल को ठंडक पहुंच रही है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब हमें कार्यक्रम समाप्त करना होगा, तो सभी सखियों से विदा लेते हैं। तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। आप हैं विविध भारती के संग पिटारा।